हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जॉइंट अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। तो गाइस, जॉइंट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो बता देता हूं पहले मैं। तो जितने भी व्यक्ति आप जॉइंट अकाउंट ओपन करा रहे हैं उन सभी व्यक्तियों की एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक एक फ़ोटोकॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। ओके, तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। तो सबसे पहले आपको बैंक में जाके ये बोलना है कि हमें एक जॉइंट अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्म दे दीजिए। तो आपको फॉर्म दे दिया जाएगा और उस फॉर्म में 2 CIF शीट्स होंगी। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसी को हम CIF शीट बोलते हैं। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का ही एक पार्ट होता है, जो पहला पेज होता है आगे और पीछे, उसी को हम CIF शीट बोलते हैं। तो उसके जैसी आपको 2 मिल जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इसी को हम CIF शीट बोलते हैं। इसमें आपको अपनी डिटेल वगैरह और एड्रेस वगैरह डालना होता है। जैसे आप देख लीजिए एक बार पूरा, ठीक है। तो इतना ही होता है। तो इसके ऊपर ऊपर जो जितना भी है ये सारा अपना CIF शीट होता है। ओके, तो इसकी जैसी शीट जो है आपको 2 मिल जाएगी। एक में आपको क्या करना है, अपनी डिटेल भरनी है, और दूसरे में आपको जो आपके साथ अकाउंट खोल रहे हैं, जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं, उस व्यक्ति की डिटेल आएगी। ओके, एक में आपकी डिटेल आएगी और एक में जो साथ में अकाउंट खोल रहे हैं उस व्यक्ति की डिटेल आएगी। ठीक है, इन दोनों की डिटेल आने के बाद फिर नीचे हम देखते हैं अकाउंट कैसे भरना है। तो आप देख लेते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है। आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। ब्रांच का नाम वो आएगा जिधर आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। जैसे कि विकासपुरी हो गया, तिलक नगर हो गया, मतलब जो भी आपका ब्रांच है वो आपको लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे डेट पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं बैंक में, उस दिन की डेट आ जाएगी। यहाँ पे फिर से ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है, आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। ब्रांच का कोड अगर आपको नहीं पता है तो ब्रांच वालों से पूछ लीजिएगा, या तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा, ब्रांच वाले खुद भर लेंगे। अकाउंट टाइप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको न्यू पे टिक कर देना है। यहाँ पे अकाउंट टाइप पूछा जा रहा है, वो एप्लीकेशन टाइप था, ये अकाउंट टाइप है। अकाउंट टाइप पे आपको नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है। ओके, और अगर आपका मान लीजिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक से पहले ही कोई अकाउंट है, तो आपको आपके पास एक कस्टमर ID होगी, वो लिख देनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है, तो आपको नाम लिख देना है, वो नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड में है। ओके, पहले नाम लिख देना है, फिर एक स्पेस छोड़ देना है, फिर आपका सरनेम लिख देना है। ओके, अब मेडन नेम पूछा जा रहा है, मेडन नेम आपको छोड़ देना है, ज़रूरी नहीं है फिल करना। अब डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले डेट लिख देनी है, फिर मंथ लिख देना है, फिर ईयर। ठीक है, आपको यहाँ पे कंप्लीट अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। अब यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, अगर आप लड़के हैं तो मेल पे टिक कर देना है, लड़की हैं तो फीमेल पे टिक कर देना है। ओके, और अगर मैरिड स्टेटस बोले तो आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड पे टिक कर देना है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अनमैरिड पे टिक करना है, और अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो आपको यहाँ पे अदर पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द फादर, मदर या स्पाउस। ओके, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको पति या पत्नी का नाम लिखना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मम्मी या पापा का नाम लिखना है। ओके, अगर मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है, ओके, तो यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिख देना है, स्पेस छोड़ देना है, और जो भी आपके पापा का कास्ट है या सरनेम है वो यहाँ पे लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ डिपेंडेंस, बोले तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो आपको वो मेंबर लिख देने हैं। 06, मतलब जितने भी आपके मेंबर हैं वो मेंबर लिख देने हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इलिटरेट, अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको यस पे टिक कर देना है, और अगर आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ पढ़ना लिखना आता है, सब कुछ आपको पता है, तो आपको यहाँ पे नो पे टिक करना है, यस पे बिल्कुल मत टिक कीजिएगा। ओके, अब नेम ऑफ़ द गार्जियन, बोले तो अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो ही ये वाला कॉलम भरना है, और अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो। ठीक है, क्योंकि इसमें साफ सीधा बोल रखा है इन केस ऑफ माइनर, तो अगर आप बड़े हैं तो आपको इधर कुछ नहीं भरना है, दोनों कॉलम आपको छोड़ देने हैं। अब नेशनैलिटी, बोले तो आप इंडिया के हैं या अदर कंट्री के हैं, ये आपको बताना होगा। तो हम इंडिया के हैं तो मैंने इंडिया पे टिक कर दिया है, इन इंडिया, और कंट्री का नाम यहाँ पे लिख देना है आपको, जो भी कंट्री का नाम है। हमारा कंट्री का नाम इंडिया है, INDIA, इंडिया। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन टाइप बोले तो आप क्या काम करते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई जॉब करते हैं तो वो जॉब कहाँ पे करते हैं, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है। तो जो भी अगर जॉब करते हैं किस सेक्टर में करते हैं, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये चीज़ आपको बता देनी है कि वो कौन सी कंपनी है। ओके, अगर मान लीजिए आप जॉब नहीं करते, कोई अपना काम करते हैं, जैसे कि वेल्डिंग का काम हो गया, लकड़ का काम हो गया, या कोई दुकान वगैरह है आपकी, तो अगर ऐसा कोई काम है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड कर देना है। ठीक है, जैसे फेरी लगाते हैं कई लोग, रिक्शा
लेके कपड़े उपड़े बेचते हैं। तो इस तरीके का अगर आपको काम है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। और अगर मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पे हाउस वाइफ पे टिक कर दीजिएगा, या स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट पे टिक कर देना है, रिटायर हो चुके हैं रिटायर पे टिक कर देना है। तो मतलब जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं, उस हिसाब से आपको किसी एक पे टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मंथली इनकम, बोले तो महीने में आप कितना रुपये कमा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो लिख देना है, जैसे कि मैंने 10,000 लिख दिया, तो जो भी आपकी इनकम है 10,000, 20,000, 1 लाख, जो भी आप महीने में कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे बता देना है। अब रिलीजन बोले तो आपका धर्म क्या है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो पहले वाले पे टिक कर दीजिएगा हिंदू धर्म से, अगर मुस्लिम धर्म से है तो मुस्लिम पे टिक कर दीजिए, क्रिश्चियन धर्म से हैं तो क्रिश्चियन पे, सिख धर्म से हैं तो सिख पे। ठीक है, जो भी आपका धर्म है उस हिसाब से आपको बता देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगरी, अगर आप जर्नल हैं तो जर्नल पे टिक कर दीजिए, ओबीसी हैं तो ओबीसी पे, एससी और एसटी, तो जो भी आपका कैटेगरी है वो आपको बता देनी है, एससी, ओबीसी या जर्नल। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी बोले तो अगर आप अपंग तो नहीं है, हाथ में कोई दिक्कत है, पैर में कोई दिक्कत है, या आप ब्लाइंड है बोले तो आपको दिखता नहीं है या आपको सुनता नहीं है, तो अगर ऐसी कोई भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आपको यस करना है। अगर आप पूरी तरीके से फिट हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो यहाँ पे आपको नो पे ही टिक करना है, यस पे बिल्कुल भी मत टिक कीजिएगा। ओके, आप यहाँ पे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोले तो अब मान लीजिए अगर आपने 10th क्लास पास नहीं किया है बोले तो 9th क्लास पास कर लिया लेकिन 10th क्लास पास नहीं किया, या 8th क्लास पास किया, 7th क्लास पास किया। कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर आपने 10th से नीचे की पढ़ाई की है तो आपको बिलो एसएससी पे टिक कर देना है। ओके, बोले तो 10th क्लास से नीचे हमने पढ़ाई की रखी है। और अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है तो एसएससी में बोले तो सेकंड वाले पे आपको टिक कर देना है। और अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है लेकिन अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो HSC में टिक कर देना है। और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो ग्रेजुएट पे टिक कर देना है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पे, मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपको बता देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज टिक द एप्लीकेशन बॉक्स, तो आपको यहाँ पे नन पे टिक कर देना है और किसी पे टिक मत कीजिएगा, सिर्फ नन पे टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे प्लेस या सिटी ऑफ बर्थ, तो प्लेस या सिटी ऑफ बर्थ में क्या करना है, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वो आपको बताना है। जैसे मेरा दिल्ली में हुआ तो मैंने दिल्ली लिख दिया है। अगर आपको मुंबई, हरियाणा, जहाँ पे भी आपका जन्म है या उस शहर का नाम लिख देना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे कंट्री टैक्स, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यस पे टिक कर देना है। इस तरह पूछा जा रहा है कि क्या आप इंडिया के अलावा कहीं और टैक्स तो नहीं देते हैं, तो ये बात सही है, हम इंडिया के अलावा और कहीं टैक्स नहीं देते हैं, इसलिए आपको यस कर देना है। ओके, अब यहाँ पे सिटीजनशिप में यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है, क्योंकि अभी हम इंडिया में हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप होगी हमारे पास, तो यहाँ पे इंडिया ही लिखना है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, पैन कार्ड। अब यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर लिख देना है, पैन कार्ड के ऊपर लिखा होता है। ओके, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जा रही है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ही देना है, किसी और का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट अपना मोबाइल नंबर दे देना। अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है, क्योंकि कई लोगों के पास दो सिम होती है, दो मोबाइल नंबर होते हैं, तो आपको दूसरा मोबाइल नंबर भी दे देना है। और अगर आपके पास एक ही है तो आपको एक ही देना है, दूसरा देना ज़रूरी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ईमेल आईडी पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी आपको अपनी दे देनी है, अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं या तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है और आइडेंटिटी प्रूफ। तो यहाँ पे आपको क्या, नॉर्मली सबके पास आधार कार्ड होता है, तो इसलिए मैंने आधार कार्ड के ऊपर टिक किया है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर ID कार्ड है तो इसका भी नंबर दे सकते हैं या ये भी दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड सबके पास होता है तो इसलिए मैंने आधार कार्ड के ऊपर टिक कर दिया। और आप भी आधार कार्ड के ऊपर ही टिक कर दीजिएगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो। ओके, आधार कार्ड के ऊपर टिक कर दिया है। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का पूरा नंबर लिख देना है। डॉक्यूमेंट नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर में आपको पूरा आधार कार्ड का नंबर दे देना है। और इशू डेट, आधार कार्ड के ऊपर एक छोटा सा इशू डेट लिखी होती है ब्लैक से, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है, इशू डेट। ठीक है, और आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड देते हैं तो उसमें आपको एक्सपायरी डेट मिलती है, लेकिन आधार कार्ड में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो इसलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे। तब यहाँ पे आपसे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस बताना है आपको। मान लीजिए आप एड्रेस करंट में जो जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो एड्रेस बताना है, तो एड्रेस आपके कैसे बताएंगे, यहाँ पे आपको करंट के ऊपर टिक कर देना है, फिर यहाँ पे रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है कि इसका मतलब क्या है, अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं उसका एड्रेस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस के ऊपर आपको पूरा अपना एड्रेस लिख देना है। सिटी, जो भी आपकी सिटी है, मेरी न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया, आपकी जो भी सिटी है वो लिख दीजिएगा। और यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, तो स्टेट बोले तो राज्य, जो भी आपका राज्य है वो राज्य बता देना है।
पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड ज़रूर बताइएगा। एड्रेस इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ आपके घर तक पहुंचानी है, जैसे कि चेकबुक होगी, एटीएम कार्ड हो गया, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक की तरफ से आपको भेजे जाते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपके घर तक पहुंच जाए पूरी कंप्लीट, इसलिए आपको कंप्लीट एड्रेस और अच्छे से एड्रेस देना है, जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो, बाद में आपको लेने ना जाना पड़े कहीं, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है, मान लीजिए कोई दुकान है आपकी या कोई अदर ऑफिस है, तो अगर कोई दूसरा एड्रेस है आपके पास, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे टिक करके यहाँ पे आपको दूसरा एड्रेस फिल कर देना है, ओके। और अगर आपके पास एक ही एड्रेस है जो हमने ऊपर फिल कर लिया है, वही एड्रेस है, तो इसमें क्या करना है आपको, सेम एज द करंट और परमानेंट एड्रेस के ऊपर आपको टिक कर देना है, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके। और अगर आप मान लीजिए दूसरा एड्रेस देते हैं, तो यहाँ पर आपको उस एड्रेस का प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ के नाम पर आप बिजली का बिल दे सकते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स भी लगा सकते हैं। वैसे इतना मत कीजिएगा, बिजली का बिल दे दीजिएगा, काफ़ी रहेगा। बिजली का बिल में सीए नंबर यहाँ पे दे देनी है और उसको लगा देना है पीछे। बोले तो फोटोकॉपी बिजली के बिल की एक फ़ोटोकॉपी लगा देनी है इसके पीछे, ओके। अगर आप दूसरा एड्रेस देते हैं तो, अगर नहीं देते हैं तो जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है वही चल जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, और यहाँ पे आपको यस कर देना है, और यहाँ पे एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है, और यहाँ पे एक साइन कर देना है। ये साइन जो आप करोगे वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से ही करना, ब्लू पेन से बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस बॉक्स में साफ सीधा लिखा हुआ है कि भाई इस पेन मतलब जो भी साइन करने हैं, मतलब यहाँ पे जो साइन करने हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक से, बोले तो ब्लैक पेन से ही करने हैं, ओके। यहाँ पे प्लेस पूछा जा रहा है, तो प्लेस जो भी आपकी प्लेस है दिल्ली मुंबई वो आपको लिख देनी है। डेट उस दिन की आएगी जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, और दूसरी डेट मत लिखिएगा, ओके। और ये ऑफिस यूज़ के लिए, ये आपको कुछ भी नहीं भरना है, इसे इग्नोर कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें से कुछ भी आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये सारा का सारा बैंक भरेगी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेंट आईडी वीडी जो भी है वो सब बैंक भरेगी, अकाउंट नंबर ये भी बैंक भरेगी, ठीक है। ये सब कुछ बैंक ही भरेगी। तो यहाँ पे डेट अगर आपका भरने का मन है तो भर सकते हैं, अदरवाइज इसे भी छोड़ दीजिएगा, ये भी बैंक भर लेगी खुद, ओके। तो अब आ जाता है टाइप ऑफ अकाउंट। तो टाइप ऑफ अकाउंट में क्या करना है आपको, सेविंग बैंक अकाउंट में टिक कर देना है, क्योंकि अभी हम सेविंग बैंक अकाउंट ही ओपन करा रहे हैं, तो इसलिए हम सेविंग बैंक में अकाउंट में टिक करेंगे। अब मोड ऑफ ऑपरेशन, तो मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको क्या 4 मोड मिल जाते हैं जॉइंट अकाउंट ओपन करने के लिए, ओके। इसमें से जो मेन होता है अपना 2 ही होता है, एक तो आइदर ऑफ सर्वाइवर और जॉइंटली ऑपरेट, ठीक है। तो मैं आपको दोनों के बारे में बता दूंगा, फिर जिस भी मोड में आपको ओपन कराना है उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, ओके। तो सबसे पहले मैं आइदर और सर्वाइवर के बारे में बता देता हूँ आपको। तो आइदर और सर्वाइवर में क्या होता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो व्यक्ति जो है अकेला ही पैसे निकाल सकता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उधर। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक व्यक्ति जो है दिल्ली में है और एक व्यक्ति जो है मुंबई में है, इन दोनों ने ही आइदर और सर्वाइवर मोड में अपना अकाउंट ओपन करा रखा है, ओके। अब ये जो दिल्ली में है ये, और इसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, और ये जो है मुंबई में है, ठीक है। तो दिल्ली में है, इसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो ये जो है बैंक में जाता है और बैंक में एक चेक में अपने साइन करता है और बैंक में डिपॉजिट कर देता है, तो इसको दिल्ली वाले व्यक्ति को जो है पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। इधर जो मुंबई वाले व्यक्ति के साइन नहीं लगे, ठीक है, इसके बिना साइन के ही दिल्ली वाले व्यक्ति को पैसे मिल गए, ठीक। इसी तरीके से मुंबई वाले के साथ भी होता है। अब मान लीजिए मुंबई वाले व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मुंबई में ये जो भी अपने बैंक में जाता है उधर एक चेक में साइन करके दे देता है और इसको भी पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है पैसे निकालने के लिए। अब दूसरा आ जाता है जॉइंटली ऑपरेट। तो जॉइंटली ऑपरेट में क्या होता है कि इसमें पैसे निकालने के लिए दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए दिल्ली में है और ये मुंबई में है। अब इसको जो है पैसे की ज़रूरत पड़ गई है दिल्ली वाले व्यक्ति को। अब ये दिल्ली में जाता है बैंक में और बैंक में एक चेक में साइन करता है और ये पैसे मांगता है, लेकिन बैंक वाले इसको पैसे देने के लिए मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जॉइंटली ऑपरेट में क्या मुंबई वाले व्यक्ति के साइन की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। जब तक ये दोनों एक चेक में साइन नहीं कर देते तब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है एक पैसे निकालने के लिए, और इसमें क्या ज़रूरत नहीं पड़ती है दोनों की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो जो भी आपको सही लगता है अपने लिए तो वो आप फिल कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो हम यहाँ पे आ जाता है सर्विस रिक्वायर्ड। तो सर्विस जो भी चाहिए, अगर आप आइदर और सर्वाइवर में टिक करते हैं तो आप दोनों ही एप्लीकेंट को
डेबिट कार्ड मिल जाएगा, और अगर आप जॉइंटली में टिक करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा डेबिट कार्ड। ओके, तो अब यहाँ पे आपको अगर दोनों को डेबिट कार्ड चाहिए तो दोनों के ऊपर आप टिक कर सकते हैं, यस हम दोनों को डेबिट कार्ड चाहिए, और डेबिट कार्ड के ऊपर जो भी आप नाम प्रिंट कराना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे रोहित शर्मा और रानी शर्मा मैंने लिख दिया है, ठीक उसी तरीके से आपको जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे चेकबुक अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे एसएमएस अलर्ट के ऊपर भी आप टिक ज़रूर कर दीजिएगा, और पासबुक के ऊपर भी आपको टिक कर देना है। फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग अगर आपको चाहिए तो टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो इसे मत लीजिएगा, क्योंकि इसके सर्विस ज़्यादा कटते हैं और जो फैसिलिटी है इतनी सही नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, और अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे यस पे टिक कर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं, तो ये सब आपको छोड़ देना है क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट इन सब के लिए है। तो गाइस अब बात आ जाती है नॉमिनेशन फॉर्म की। तो नॉमिनेशन फॉर्म क्या होता है, मान लीजिए गलती से अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा कौन लेगा, उसका हकदार कौन होगा, वो पैसा बैंक वाले किस व्यक्ति को देंगे, ये नाम आपको बैंक में बताना होता है। ओके, तो अब वो नाम कैसे भरेंगे, वो नाम कैसे बताते हैं, इस फॉर्म के ज़रिए। तो आ जाइए फॉर्म कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले जितने भी एप्लीकेंट आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उन दोनों का ही नाम आ जाएगा, जैसे ये रोहित शर्मा है प्लस रानी शर्मा। ओके, दोनों का नाम आएगा यहाँ पे, किसी एक व्यक्ति का नहीं, दोनों का नाम आ जाएगा। ओके, तो जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नाम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है विकासपुरी। ओके, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो पासबुक है, पासबुक के ऊपर नाम प्रिंट हो, नॉमिनी का नाम प्रिंट हो, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अदरवाइज इसे रहन दीजिएगा। अब यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल भरनी पड़ेगी, डिटेल। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का कौन सा अकाउंट है पहले ये बता देना है, सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, तो जो भी अकाउंट है वो बता देना है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट लिख देना है, या जो भी आपके नॉमिनी का अकाउंट है वो लिख देना है, और यहाँ पे उसकी नॉमिनी का अकाउंट नंबर लिख देना है। और नॉमिनी जो होना चाहिए वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे डिटेल ऑफ नॉमिनी फिर से पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको जो भी नॉमिनी है उसका पूरा नाम लिख देना है, पहले नाम लिख देना है, स्पेस छोड़ देना है, फिर उनका सरनेम लिख देना है, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे आपको नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिख देना है, रिलेशन विद डिपॉजिटर। अब यहाँ पे डिपॉजिटर के साथ क्या रिलेशन है, तो जो भी फर्स्ट एप्लीकेंट का जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे भरना है, सेकेंड एप्लीकेंट वाला नहीं भरना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ईयर लिख देना है, जो भी नॉमिनी कितने साल का है वो बता देना है। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स, तो इधर एप्लीकेंट्स के सिग्नेचर मांगे जा रहे हैं, किसी एप्लीकेंट के नहीं। ठीक है, अगर कोई सिंगल अकाउंट खोलेगा तो उसको अकेले का ही साइन करने हैं, लेकिन अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे आपको साइन करने हैं। ठीक है, जैसे जॉइंट अकाउंट अभी हम 2 ही अकाउंट खोल रहे हैं, मतलब 2 ही व्यक्ति अकाउंट खोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो भी पहला व्यक्ति है वो साइन कर देगा, एक स्लैश डाल के, जो दूसरा व्यक्ति है वो साइन कर देगा। ठीक इधर वैसे करना है, एक पहला व्यक्ति साइन कर देगा, फिर एक स्लैश डाल के दूसरा व्यक्ति साइन कर देगा। ओके, तो दोनों एप्लीकेंट के साइन इस तरीके से आ जाएंगे। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे प्लेस पूछा जा रहा है, डेट पूछ रहे हैं, प्लेस लिख देनी है और डेट उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। यहाँ पे फिर से आपको अपने साइन कर देने हैं, और आपको जो सेकंड एप्लीकेंट है उसके साइन कर दिए हैं, अपने साइन कर देने हैं, फिर सेकंड एप्लीकेंट के साइन कर देने हैं। तो गाइस इसी के साथ आपका जो जॉइंट अकाउंट है पूरा कंप्लीट हो जाता है। किस तरीके से फॉर्म भरते हैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।